प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, राजकोट से 5 एम्स राष्ट्र को किए समर्पित। कहा 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मिली थी मंजूरी, वो भी नहीं हुए पूरे। अब बीते 10 दिन में 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने द्वारका में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 52,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गहरे समुद्र में गोते लगाकर किए जलमग्न द्वारका के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देश के बजाय परिवार की सेवा करने में बर्बाद की अपनी सारी ऊर्जा। कांग्रेस में काम करने की नहीं है इच्छा शक्ति, उनके शासन में सिर्फ होते थे घोटाले। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने नारी शक्ति समेत जनता से जुड़े मुद्दों पर साझा किए विचार। कई गुमनाम नायकों का किया जिक्र। कहा वन्य जीवों की भलाई के लिए हो रहे इनोवेशन। चुनाव के मद्देनजर 3 महीने तक नहीं होगी मन की बात। पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली का सच जानने से रोका। हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। टीम ने लगाया सच्चाई छिपाने का आरोप। भड़की भाजपा, एनआईए से जांच कराने की मांग। महिलाओं ने फिर किया झाड़ू प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खजुराहो में बूथ कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा भाजपा ने बीमारू मध्य प्रदेश को पुनर्जीवित कर बनाया विकसित राज्य। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस हरकत में। खंगाले जा रहे हैं नकल माफियाओं के नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को बताया राष्ट्रीय पाप। कहा ऐसे तत्वों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई भविष्य के लिए होगी नजीर। रांची टेस्ट में भारत का पलटवार। इंग्लैंड की टीम को दूसरी पारी में 145 पर समेटा। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन का खेल खत्म होने पर बनाए बगैर किसी नुकसान के 40 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के बाद आज राजकोट पहुंचे तो वहां भी विकास की सौगातों की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम ने स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पीएम ने 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित किए। राजकोट की सड़कों पर प्रधानमंत्री का ये भव्य स्वागत लोगों के जोश और उत्साह को दिखा रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री का राजकोट दौरा देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी सौगात बनकर आया। पीएम ने राजकोट से देश भर के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने एक साथ 5 एम्स का लोकार्पण किया। ये एम्स गुजरात के राजकोट, पंजाब के बठिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में स्थित हैं। ये सभी संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इनसे लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ।
इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। एम्स के साथ साथ पीएम ने स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी कई और परियोजनाओं का भी उपहार दिया। पीएम ने 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने पुदुचेरी के कराईकल स्थित JIPMER के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में PGIMER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर सहित कई अस्पतालों की सौगात दी। पीएम ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लगभग 2280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें 2 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की शुरुआत भी शामिल है। पीएम ने राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान झज्जर का भी लोकार्पण किया। इसे आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पीएम ने कहा कि उन्होंने जहां-जहां एम्स की स्थापना की गारंटी दी थी, वहां-वहां उसका शिलान्यास किया और अब उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। स्वास्थ्य के साथ साथ पीएम ने सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा और सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें नए मुंद्रा से पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन की आधारशिला भी शामिल है। इससे पहले रविवार को ही पीएम ने गुजरात के द्वारका में विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। पीएम ने वाडीनार में पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने रेल विद्युतीकरण, सड़क कनेक्टिविटी और अन्य सुविधाओं से संबंधित कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। देश में तेजी से हो रहे विकास का जिक्र करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जिन विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया, उनसे नए भारत की विकास यात्रा को बखूबी समझा जा सकता है। ये पहल आम आदमी का जीवन बेहतर बनाने के केंद्र के प्रयासों को साफ दिखा रही है। इनमें अमृतकाल में विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश की आकांक्षाओं को भी देखा जा सकता है। अश्वनी मिश्र और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के द्वारका में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने बेट द्वारका और द्वारकापुरी को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने समुद्र में समाई हुई द्वारका के दर्शन किए तो एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने गुजरात के विकास को विकसित भारत के लिए जरूरी बताया और पहले की कांग्रेस सरकारों पर भी हमला बोला। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। द्वारकापुरी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने बेट द्वारका और द्वारकापुरी को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, यही है नए भारत की नई तस्वीर। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं
परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। इस पुल की लंबाई 2.25 किलोमीटर से अधिक है। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसमें 152 केबल का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला साल 2017 में रखी थी। रत्नाकर सागर में बना ये पुल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। देश की धार्मिक नगरी में बना ये सेतु भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रतीकों से सुसज्जित है। पुल में मोर पंख, भगवत गीता के श्लोक और सुदर्शन चक्र अंकित हैं। करीब 980 करोड़ की लागत से बना ये सेतु भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के सेतु के रूप में भी पहचाना जाएगा। मान्यता है कि बेट द्वारका वही स्थान है जहां श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी। मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बेट द्वारका में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री ने सप्तपुरियों में से एक और 4 धाम में शामिल द्वारकाधीश की विधि पूर्वक पूजा की। यहाँ विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण विराजते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा राजा के रूप में होती है। ये स्थान गोमती नदी के तट पर और अरब सागर के किनारे पर स्थित है। 5 मंजिले मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली की है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने शारदा पीठ के शंकराचार्य से भी आशीर्वाद लिया। सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारकापुरी में बनते नए इंफ्रा और सुदर्शन सेतु से होती नई पहचान दिव्यता का अनुभव कराएगी। वहीं प्रधानमंत्री ने विरासत से विकास के संकल्प को दोहराया। उन्होंने समुद्र में समाई हुई द्वारकाधीश के भी दर्शन किए। गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त भारत की वैभवशाली तस्वीर एक बार फिर आज मजबूत हुई है। द्वारकापुरी से नीरज और अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कौन से प्रमुख विचार पीएम मोदी ने साझा किए, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को नमन करने के साथ मन की बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। पीएम ने नमो ड्रोन दीदी का जिक्र किया और कहा कि कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि गांव देहात की महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी। कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे।
ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृ शक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण और नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में देश की महिलाएं कमाल का काम कर रही हैं। केमिकल से हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने-कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत ही प्रेरणादायी है। मातृशक्ति ने दिखा दिया कि समुचित अवसर मिलने पर विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। पीएम ने कहा, तकनीक की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और डिजिटल गैजेट हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का ऐप तैयार किया है। बघीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। देश के कई टाइगर रिजर्व में इसका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवा उद्यमी भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और भी समृद्ध हो रही है। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास खटकली गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं। भारत में प्रकृति के साथ तालमेल हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। वन्य जीव संरक्षण के साथ तकनीक के जुड़ने से जैव विविधता की रक्षा के साथ ही रोजगार के नए नए अवसर बन रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, आज का युवा सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। इसके साथ ही पीएम ने आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। पीएम ने कहा, चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि लोगों को अपना हुनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। हमारे युवा साथी कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग कंटेंट शेयर करते हमारे युवा साथी मिल ही जाएंगे। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव की बात करते हुए चुनाव आयोग के मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगी। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने देश के इन्फ्लुएंसर से आग्रह किया कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स को बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए भारत की सुंदरता, विविधता और संस्कृति का जिक्र किया। पीएम ने कहा, देश के कोने कोने से लोग निस्वार्थ भाव से भारत की संस्कृति के संरक्षण और इसे सजाने संवारने के प्रयासों में जुटे हैं। भारत की सुंदरता, यहाँ की विविधता हमारी संस्कृति के अलग अलग रंगों में समाहित है। देश के कोने कोने में तमाम लोग निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और इसे सजाने संवारने के प्रयासों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए जम्मू कश्मीर के गांदरबल निवासी मोहम्मद मानशाह का जिक्र किया, जो भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गांदरबल के मोहम्मद मानशाह जी पिछले 3 दशकों से गोजरी भाषा को संरक्षित करने के प्रयासों में जुटे रहे हैं। वे गुजर बकरवाल समुदाय से आते हैं, जो कि एक जनजातीय समुदाय है। चुनौतियों के बीच उनका अपनी भाषा को संरक्षित करने का संकल्प दृढ़ हुआ। साहित्य क्षेत्र में मानशाह जी के कार्यों का दायरा इतना बड़ा है कि इसे करीब 50 संस्करणों में सहेजा गया है। इनमें कविताएं और लोकगीत भी शामिल हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद गोजरी भाषा में किया है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के शिक्षक बनवंग लोसू और कर्नाटक के वेंकप्पा अंबाजी सुगेतकर का जिक्र किया, जो भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने में जुटे हैं। बनवंग लोसू जी ने वांचो भाषा के प्रसार में अपना अहम योगदान दिया है। यह भाषा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। उन्होंने एक लैंग्वेज स्कूल बनवाने का काम किया है। इसके वांचो भाषा की एक लिपि भी तैयार की है। वो आने वाली पीढ़ियों को भी वांचो भाषा सिखा रहे हैं ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके। कर्नाटका के वेंकप्पा अंबाजी सुगेटकर एक लोक गायक है। इन्होंने 1000 से अधिक गोंधड़ी गाने गाए हैं। साथ ही इस भाषा में कहानियों का भी खूब प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने बिना फीस लिए सैकड़ों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी दी है। भाषा और संस्कृति ही वो मजबूत स्तंभ है जिस पर किसी मजबूत राष्ट्र की नींव टिकी होती है। भारत में उमंग और उत्साह से भरे तमाम लोक गीतों और नृत्यों के माध्यम से संस्कृति को निरंतर समृद्ध बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल का संदेशखाली आज भी सुर्खियों में बना रहा। बंगाल सरकार के मंत्री संदेशखाली में नजर आए, लेकिन ममता सरकार ने सिविल सोसाइटी के लोगों को वहां जाने से रोक दिया और वहां की सच्चाई को दबाने की कोशिश की। भाजपा लगातार इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रही है, तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को भी वहां जाने से रोके जाने पर यह पूरा मामला गर्माता जा रहा है। टीएमसी पर लगते आरोपियों के बचाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच रविवार को तनाव और बढ़ गया जब एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेशखाली जाते समय हिरासत में लेकर कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हन रेड्डी की अगुवाई में जाने वाली इस 6 सदस्यीय टीम को संदेशखाली से करीब 52 किलोमीटर दूर भुजेरहाट में रोक दिया। टीम ने सरकार पर संदेशखाली की सच्चाई छिपाने की कोशिश का आरोप लगाया। We were arrested by citing section 151 CRPC। यहाँ बिठाए, वहाँ से ले गाड़ी में बिठाए के यहाँ तक लाए। यहाँ पूरा बेल बॉन्डिंग या पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अब रिलीज करे। वहाँ कुछ 144 सेक्शन नहीं था, हम कुछ करे भी नहीं। 60 किलोमीटर पहले अरेस्ट करे। यही काली बंगाल में होता है। दिलचस्प बात यह रही कि धारा 144 का हवाला देकर फैक्ट फाइंडिंग टीम को तो रोक दिया गया, लेकिन राज्य के मंत्रियों सुजीत बोस और पार्थ भौमिक को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति जरूर दी गई। इन्होंने ग्रामीणों को मामले का हल निकाल लेने का आश्वासन दिया। हम लोग ग्रामवासी के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनको कोई कुछ प्रॉब्लम है, वो हम लोग प्रॉब्लम जो लोग लिख के दिया हम लोग लिया है और हम लोग बोले समाधान करेगा हम। लेकिन मंत्रियों का आश्वासन काम नहीं आ रहा है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेशखाली के बेरमाझूर में एक बार फिर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। फैक्ट फाइंडिंग टीम की गिरफ्तारी से भाजपा भड़की हुई है। भाजपा संदेशखाली के हालात की तुलना नंदीग्राम से कर रही है। लोगों ने भूमि पर कब्जे, यौन उत्पीड़न और इलाके में लोकतंत्र की हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस सरकार की पुलिस ने 2 महिलाओं को देखकर 164 कराया है। इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट 164 होता है, आपको पता है। तो अगर रेप नहीं हुआ तो 164 कहां से हुआ? नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनके हाथ में केस सुपुर्द करना चाहिए। कई महिलाओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाने के बाद संदेशखाली में अशांति फैल गई। 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। हालांकि ईडी ने 3 बार नोटिस दिया है। शाहजहां के 2 सहयोगी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि टीएमसी नेता और सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण और भूमि हड़पने की 50 शिकायतें मिली हैं। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा लगातार जमीन पर तेजी से काम करती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी संगठन से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो भाजपा अध्यक्ष ने मोदी सरकार की उपलब्धियों
को सोशल मीडिया के द्वारा जनता से साझा किया। कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में पहुंचे तो राज्यों के भाजपा संगठन भी तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के साथ जुड़ते नजर आए। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। 370 का लक्ष्य हासिल करने के लिए पार्टी के बड़े नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। 10 साल के अंदर देश में बड़े बदलाव हुए हैं। ये जो सम्मेलन बुलाया है विजय का संकल्प लेने का, ये सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प का सम्मेलन। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए। ये 10 साल भारत के विकास के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की लाभकारी योजनाओं से लोगों को हो रहे लाभ के बारे में लिखा। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की अनेकों लाभकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिला है और उनके जीवन में बदलाव आए हैं। देश भर में भाजपा के लाखों कार्यकर्ता आज 25 फरवरी से 5 मार्च तक इन करोड़ों लाभार्थियों से व्यक्तिगत जनसंपर्क करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन जुटाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भरोसा जताया कि इस बार भी देश की जनता मोदी की गारंटी को वोट करेगी और एनडीए की सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सबने प्रण लिया है कि अब की बार 400 पार मोदी जी को सीटें जिताएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मोदी की गारंटी पर देश की जनता फिर एक बार वोट करेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है देश मजबूत हुआ, सुरक्षित हुआ, संपन्न हुआ और किसानों की आय को आगे बढ़ाने का काम भी हुआ। उधर बिहार में भाजपा प्रदेश कार्यालय में ग्राम परिक्रमा यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ये रथ गांव-गांव जाकर बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को एकत्रित करने के लिए रवाना किया गया है। एक नया विकसित भारत, विकसित बिहार का स्वरूप देने का, एक माहौल खड़ा करने का, एक वातावरण बनाने का ये यात्रा शुरू किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बसपा सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में सहयोग देने के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के चलते परीक्षा को तुरंत निरस्त करके जांच का आदेश दिया है। साथ ही युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने पेपर लीक की घटना को राष्ट्रीय पाप कहते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर उन तत्वों से सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने की बात कही है। सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत
बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। चंडीगढ़ में चित्र भारती फिल्म महोत्सव का समापन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने समारोह को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की, ताकि क्षेत्र के फिल्म निर्माताओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस पहल से पंजाबी फिल्म उद्योग को और मजबूती मिलेगी। हरियाणा में भी एक नई पहल हुई है, काफी फिल्में बन रही हैं। मेरे हिमाचल में भी एक नई शुरुआत है, लद्दाख में भी फिल्म फेस्टिवल होता है। इसलिए हमारे पास बहुत लंबे समय से मांग आ रही थी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, कि उसका एक दफ्तर चंडीगढ़ में खुल जाए तो पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हम एक फैसिलिटेशन ऑफिस जो है, ताकि यहां पर आकर वो अपनी स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स भी कर सकें, और अगर कुछ कट और एडिट करने के लिए कहा जाए तो एडिट और मॉडिफिकेशन के बाद भी यहां पर दे सकें। हम अगले कुछ दिनों के अंदर उस दफ्तर को चंडीगढ़ में खोल देंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारत को एक कंटेंट हब के रूप में देखा जा रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों के लिए पसंदीदा देश बन रहे हैं। साथ ही हमारे अपने कंटेंट को दुनिया भर में बहुत प्रशंसा मिल रही है। उन्होंने कहा कि हर साल दुनिया में बनने वाली 2500 फिल्मों में से अधिक फिल्में भारत में बनती हैं। पूरी दुनिया में अगर हर वर्ष लगभग 2500 फिल्में बनती हैं तो उनमें से लगभग 50% तो भारत में ही बनती है। और आज अगर हम बात करें फीचर फिल्म्स की, डॉक्यूमेंट्रीज की, शॉर्ट फिल्म की, या OTT पर कंटेंट बनना हो, आज उसके आगे बढ़कर भी सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया है। पायरेसी के खतरे पर बोलते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पायरेसी न केवल फिल्म उद्योग के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि फिल्म जगत को पायरेसी मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पायरेसी के कारण 20 से 27 हजार करोड़ रुपया साल का नुकसान होता था। हमने सिनेमेटोग्राफ एक्ट अभी कुछ महीने पहले पास करवाया और अब हमने 12 ऑफिसर्स की नियुक्ति देश भर में कर दी है। अगर कहीं पर भी पायरेसी होगी तो अब उसको जेल की सजा भी हो सकती है और लाखों रुपए का फाइन भी हो सकता है। हम फिल्म जगत को पायरेसी मुक्त करना चाहते हैं, इस और मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव से पहले रविवार को कांग्रेस के 2 और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP के 2 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वाले 4 विधायकों को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी कांग्रेस के विधायकों में निनोंग एरिंग, वांगलिंग लोआंगडोंग और NPP विधायक मुच्चू मिथी और गोकर बसर शामिल हैं। पंजाब के कुछ किसान संगठनों के द्वारा दिल्ली कूच के प्रदर्शन के ऐलान के बाद से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर एहतियाती कदम उठाए गए थे, लेकिन सरकार और किसानों के बीच जारी संवाद को देखते हुए हरियाणा के कई जिलों में अब इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया जा रहा है, तो दिल्ली बॉर्डर पर भी सर्विस लाइन को आम लोगों के लिए शुरू किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि बातचीत से समाधान निकल आएगा और जल्द ही गतिरोध खत्म होगा। किसान प्रदर्शन के कारण हरियाणा के 7 जिलों में बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। 2 हफ्ते पहले किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए इन जिलों में प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों के लिए जो आज तक कोई सरकार न कर पाई, वो मोदी जी ने कर दिखाया है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो काम किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अगर आप देखेंगे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% कम से कम मुनाफा देने की काम। अभी जो गन्ने का मूल्य 315 से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, ये 107% का इसमें फायदा है। FRP जो तय किया है, इसके अलावा जितनी खरीद हुई कांग्रेस के समय MSP पर खरीद 5.5 लाख करोड़ की हुई 10 साल में,
मोदी सरकार में 18,40,000 करोड़ की हुई है। कांग्रेस के समय 7 लाख करोड़ बैंकों से मिला, हमारे समय 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल मिला। कांग्रेस के समय कोई मुआवजा नहीं मिला, हमारे समय 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कांग्रेस के समय 27,662 करोड़ रुपए का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है, जो 5 गुना ज्यादा है। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टाले जाने के बाद दिल्ली से लगते बॉर्डर को खोलने का काम शुरू कर दिया गया। राजधानी दिल्ली की ओर से आने वाले रास्ते पर सिंघू बॉर्डर के दोनों सर्विस रोड खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है। सिंघू बॉर्डर पर आखिर वो पल आ ही गया जिसका सभी को बड़े दिनों से इंतजार था। सिंघू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग की गई थी किसान आंदोलन की वजह से, वो एक तरफ का जो सर्विस रोड था, ये देखिए वो अब खुलने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, ये कुंडली बॉर्डर खुल रहा है, लेकिन 10 दिन से जो व्यापार धंधे यहाँ पर चौपट हुए हैं उसका कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता। ड्यूटी जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए अगर खुल जाएगी एक बारी तो हमारा आसान हो जाएगा ड्यूटी जाने के लिए। दिल्ली आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। अभी कल हमें ट्रेन पकड़नी है दिल्ली से, नई दिल्ली से। अब यही समस्या है कि जाए कैसे। अब यही देखने के लिए आया था मैं कि ये रास्ता खुल जाएगा, जान में जान आ जाएगी कि चलो हाँ जा सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अभी भी सक्रिय हैं। किसानों की मांग पर केंद्र सरकार लगातार संवाद पर जोर दे रही है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी के बगैर किसानों की मांगों का समाधान निकाला जा सके। ब्यूरो इनपुट के साथ पराक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और पद्मश्री विजेता शीतल महाजन ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के सामने पावर हैंग ग्लाइडर से प्रदर्शन किया। पहली बार अयोध्या में सरयू नदी के रेतीले तट पर पावर हैंग ग्लाइडर से सफलतापूर्वक जंप किया। कीर्तिवर्धन सिंह ने अयोध्या के ऊपर पावर हैंग ग्लाइडर से उड़ान भरी। उड़ान अभियान का संचालन मुख्य रूप से 2 भारतीय एरो स्पोर्ट्स विशेषज्ञों द्वारा किया गया। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार की सामाजिक आर्थिक योजनाओं का असर देश में तेजी से दिखाई देने लगा है। ग्रामीण भारत में लोगों का औसत खर्च 10 साल में 2 गुना हो गया है, जो दिखाता है कि ग्रामीण भारत में लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंच रहा है और लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश का हर तबका लगातार विकास कर रहा है। शहरी आबादी के साथ साथ ग्रामीण आबादी पर भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से विशेष ध्यान दिया गया, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-2023 की रिपोर्ट बताती है कि देश की ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर तेजी से सुधर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग क्षमता में वृद्धि हुई है। 2011-2012 के मुकाबले 2022-2023 के दौरान प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय 2 गुना से अधिक हो गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान खर्च 1430 रुपये से बढ़कर 2022-2023 में 3773 रुपये प्रति माह हो गया है, जबकि शहरी परिवारों में 2630 से बढ़कर 6459 रुपये हो गया है। 18 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत MPCE 6 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। साल 2004-2005 में ग्रामीण कंजप्शन 579 और शहरों में कंजप्शन 1105 था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 552% और शहरी क्षेत्रों में 484% की बढ़ोतरी को दिखाता है। जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, उसका सीधा फायदा शहरी और ग्रामीण लोगों तक पहुंचता दिख रहा है। न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, बल्कि देश में गरीबी की रेखा के नीचे से लोगों की संख्या में भी कमी हो रही है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत साफ दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि आगामी सत्र 2024-2025 से कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल हो। ये निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों और 2009 के RTE एक्ट के तहत दिए गए हैं। अभी पहली कक्षा में दाखिले के लिए सभी राज्यों में उम्र सीमा एक समान नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 1 में दाखिले की उम्र 6 वर्ष कर दी गई है। गौरतलब है कि 2024-2025 सत्र के लिए प्राथमिक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री ए माइकल स्पेंस ने भारत को उच्चतम संभावित वृद्धि दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा है कि भारत ने दुनिया में अब तक की सबसे अच्छी डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्त संरचना को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये खुला एवं प्रतिस्पर्धी है और विशाल क्षेत्र में समावेशी किस्म की सेवाएं प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेंस ने कहा कि भारत आने वाले दशकों में अपनी आर्थिक और भू राजनैतिक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जिसमें उभरते जनसांख्यिकीय लाभांश, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर रहने वाली GDP वृद्धि दर से मदद मिलेगी। स्पेंस के अनुसार भारत सबसे अधिक संभावित विकास दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से अगले 5 साल में 700 लाख टन भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी। योजना के तहत देश भर में हजारों वेयरहाउस और गोदाम बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कृषि क्षमता को मजबूत करने के लिए अनाज भंडारण योजना आरंभ की है। इसके तहत गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की आधारशिला भी रखी गई। इसका मकसद नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद से पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से जोड़ना है। पहले देश में भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आयात और निर्यात तथा कृषि संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन करना है। बहुराज्यीय सहकारी समितियां एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। ये कृषि, टेक्सटाइल, पोल्ट्री और मार्केटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। किसान उत्पादक संगठन FPO सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने का निर्णय लिया गया है। देश के किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कृषि ऋण समितियों व कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया था। इनका किसानों को फायदा भी मिल रहा है। किसानों को इनके माध्यम से सस्ते ब्याज पर कर्ज, खाद, बीज और दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। विशाल भंडारण सुविधाओं से किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण लेने और अच्छी कीमत हासिल करने में सक्षम होंगे। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन करके पैक्स का कंप्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए एक नजर डालते हैं देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। देवघर में CGD के तहत पाइप्ड नेचुरल गैस का उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इसके साथ ही संथाल परगना प्रमंडल में PNG प्राप्त करने वाला देवघर पहला जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ अंतागढ़ हुरतराई के जंगलों में कोयली बेड़ा इलाके में उस समय हुई जब जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर थी। कांकेर SP
IK एलेसेला ने घटना की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मामला आजकल फिर से सुर्खियों में है। ACB और EOW राज्य भर में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घर पर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के भरवारी कस्बे में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट होने के बाद आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बराही फाटक के पास इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी एवं एक अन्य की गोलीबारी में मौत हो गई है। 4 पहिया वाहन में सवार होकर आए हमलावरों ने नफे सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। घटना में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद अयोध्या पहुंचकर पत्नी समेत रामलला का दर्शन पूजन किए। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद दिल्ली में भारत सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्नी संग अयोध्या पहुंचे। तमिलनाडु के चेन्नई में भारतीय तटरक्षक दल ने अपने 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर डे एट सी का आयोजन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी दूसरी पारी में बगैर किसी नुकसान के 40 रन बना लिए हैं। भारत के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 145 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से आर अश्विन ने 5 जबकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए। इससे पहले आज भारत की पहली पारी 307 रन पर समाप्त हुई। ऐसे में इंग्लैंड की टीम को 46 रन की बढ़त हासिल हुई। भारत के लिए ध्रुव जुरेल ने 90 रन की शानदार पारी खेली। आज भारत को सबसे पहला झटका कुलदीप यादव के रूप में लगा। कुलदीप 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने जुरेल के साथ 76 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद आकाशदीप बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने जुरेल के साथ 40 रन की साझेदारी की। आकाश 9 रन बनाकर आउट हुए। दोनों को शोएब बशीर ने पवेलियन भेजा और अंतर्राष्ट्रीय करियर में पहली बार 5 विकेट हॉल हासिल किया। भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अश्विन अब भारतीय सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने ओली पॉप को आउट करके ये उपलब्धि हासिल की। इस कड़ी में अश्विन ने पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने भारत में 350 विकेट लिए थे। आर अश्विन के नाम अब टेस्ट में भारतीय सरजमी पर 354 विकेट हो गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।